हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक नया सेशन। लेकिन ये जो नया सेशन है ये एक्चुअली तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्चुअली दो पार्ट्स आ चुके हैं कि आपकी शादी कब होगी, 20 से 30, 31 से 40, और ये तीसरा पार्ट है 41 प्लस के लिए। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनकी अभी तक पहली शादी नहीं हुई है। जी हाँ, फर्स्ट मैरिज अभी नहीं हुई है और आपकी एज 40 पार हो गई है, 41 में आ गए हैं या उससे ऊपर चले गए हैं, तो आपके लिए आज का ये वीडियो है। और आज आपके लिए मैं बिल्कुल अलग डेक्स लेकर आया हूँ। जो रेगुलर टैरो डेक्स मैं यूज़ कर रहा था जेन कार्ड्स की और राइडर वाइट की, उससे बिल्कुल अलग टैरो डेक में लेकर आया हूँ जो योगिक पाथ है, जो रिप्लेस कर रहे हैं आज जेन कार्ड्स को। और ड्राइड क्राफ्ट टैरेट ये है जो रिप्लेस कर रहा है राइडर वाइट को। तो ये एक्चुअली मैंने इस वजह से चूज़ किया है क्योंकि आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी क्रिटिकल भी रहेगी, क्योंकि 41 प्लस का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि एज 41 पार हो गई है और पहली शादी नहीं हुई है। तो मतलब लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्पिरिचुअल भी जाना पड़ेगा, आपके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुंडली देख नहीं सकता जनरल रीडिंग में, वो तो पर्सनल में ही देखी जाती है। तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि इसको कैसे करूँगा। एक्चुअली मेरा जो पर्पस होता है, मेरा जो सोचना होता है, वो सिर्फ रीडिंग देना ही नहीं है, आपकी हेल्प करना भी है। जैसा कि आप मेरे हर वीडियोस में देखते हैं कि मैं प्रेडिक्शन तो करता हूँ, साथ साथ गाइडेंस भी देता रहता हूँ। और गाइडेंस एक्चुअली मैं नहीं देता अपने मन से, वो कार्ड से जो आती है गाइडेंस वही देता हूँ। तो चलिए, ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपकी एज 41 प्लस है तो आपकी शादी कब होगी। और इसके बाद दूसरा एक और वीडियो आएगा जो मैंने बनाया था कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। उसमें भी मैंने एज ग्रुप वाइज डिफरेंशिएशन किया था, उसके भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तीसरा पार्ट उसका भी इस वीडियो के बाद आ जाएगा। तो इस बार भी मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। क्वीन ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1 रहेंगी, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 रहेंगी और क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगी। ये 3 क्वींस राइडर वाइट डेक से मैंने ली हैं पाइल के रूप में, इनको मैंने चूज किया है। और आपको जिस क्वीन के साथ अपना अट्रैक्शन पहले फील होता हो, जो क्वीन आपको सबसे पहले आकर्षित करती हो, या जिसके साथ आपको जुड़ाव ज़्यादा महसूस होता हो, या जो पिक्चर, जिस क्वीन की पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसको अपनी पाइल बना लें और उसी के हिसाब से आज की रीडिंग को देखें। फिर से बता दूं, कप्स की जो क्वीन है वो पहली पाइल है, पेंटिकल्स की जो क्वीन है वो दूसरी पाइल है, और वॉन्ड्स की जो क्वीन है वो तीसरी पाइल रहेंगी। और हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर। तो आप अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके। जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का वेलकम एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़ने के लिए, मेरा ये शो आज का देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि ये रेगुलर जो नॉर्मल टॉपिक्स चलते रहते हैं उनसे मैं थोड़ा हटकर भी टॉपिक्स ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली आपकी हेल्प करना चाहता हूं। और पिक अ कार्ड रीडिंग में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं, देखें, बहुत सारी टैरो रीडिंग मैंने अदर सब्जेक्ट्स पर करी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग के लिए। नियरली 50,000, मुझे उम्मीद है कि जब आप ये शो देख रहे हैं तो 50,000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया एस्ट्रो गुरु चैनल पार कर चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और अब शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ हाय लिख करके भेजें। मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट को कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, अब आपकी पाइल में मिलते हैं और जानते हैं कि आपकी शादी कब होगी अगर आपकी एज ऑलरेडी 41 प्लस हो गई है तो। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्वीन ऑफ द कप्स को चूज किया था अपनी पाइल के रूप में तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा और बताऊंगा कि आपकी शादी कब होगी, क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी समेटेंगे इसको। और आज जैसा मैंने पहले भी बताया था कि राइडर वाइट की जो ट्रेडिशनल डेक है उससे बिल्कुल डिफरेंट डेक मैंने ली है। तो ये ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक है और साथ ही साथ मेरे पास है योगिक ओरेकल योगिक पाथ, इसका नाम है पूरा, योगिक पाथ कहते हैं लेकिन ओरेकल योगिक पाथ ओरेकल डेक है। तो बिल्कुल डिफरेंट डेक है।
थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल पुट ज़्यादा रहता है, कुछ गाइडेंस ज़्यादा होंगी, क्योंकि एज 41 होने का मतलब ही है कि लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं। तो इस वजह से मुझे ये डेक लेनी पड़ी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प पूरी कर पाऊँगा। चलिए, तो सबसे पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया हुआ है ये है 4 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है ये है 3 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। नंबर 4 कार्ड आपके लिए जो है इसका नाम है द हेर्मिट। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ये है 8 ऑफ द पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। ये थोड़ा बड़े बड़े कार्ड हैं एक्चुअली इसमें जो है छोटी साइज़ के कार्ड आते नहीं हैं ये वाले टैरो में, तो इसलिए मुझे मजबूरी में यही लेना पड़ा। मैंने काफ़ी खोजा छोटे वाले, लेकिन छोटे मिले नहीं। तो पाइल नंबर 1 आपकी एज के अकॉर्डिंग अभी करंट सिचुएशन पहले बात कर लें, फिर मैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। करंट सिचुएशन ये है कि लाइफ में अब आपको लगने लगा है कि ऐसे ही चलेगा, अब चीज़ें सुधर नहीं सकती, चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। आपको लगता है कि अब अकेले रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये अकेलापन ही आपका एक तरह से साथी है और इस अकेलेपन के साथ आपको लाइफ में अब आगे बढ़ना है। और काफ़ी हद तक आप इसके लिए तैयार हो गए हैं, काफ़ी हद तक आपने माइंड मेकअप भी कर लिया है, लेकिन अभी भी एक होप मन में बनी हुई है। और होप बनने का कारण यह है कि पिछले कुछ समय में चीज़ें आपके जीवन में ऐसा परिवर्तित हुई हैं जब आपको लगा कि कोई अफेयर ही आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई प्यार भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई आपको भी प्यार कर सकता है। थोड़ा पहले की बातें करें तो कैरियर के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, दूसरों की ज़िंदगी को बनाने के चक्कर में ये सारी देर हो गई। और अब क्या कहूँ मैं, देर तो हो गई। ये तो अपनी जगह है कि चलो आपने कैरियर को लिया, चलो कैरियर वाले मामले में तो मान लेते हैं कि आपका फोकस अपनी ओर था, लेकिन वो मामला जब आप फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनों की खुशी के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए शादी ना करने का डिसीजन लिया कि अभी आपको नहीं करनी है, अभी चीज़ें ऐसे ही चलने देनी है, तो लाइफ तो बीतती चली गई। जिन लोगों के लिए आपने ये डिसीजन लिया वे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन अभी क्या चल रहा है, वे अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं और वे बिल्कुल आपको भूल गए। उन लोगों का भूलना भी खैर आपको अखरता तो नहीं है, क्योंकि आप उनकी खुशी ही चाहते थे। आप चाहते थे वे अपने जीवन में खुश रहें, लेकिन एक टीस मन में है। कभी कभी फील होता है कि अगर आपके त्याग को थोड़ी सी इज्जत दे दी जाती, थोड़ी सी परवाह कर दी जाती। मुझे पता है कुछ लोग हैं जिनके आंसू निकल आएंगे आज, क्योंकि ये जो रीडिंग है मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं काफ़ी सीरियस हो गया, क्योंकि दुख मुझे हो रहा है एक्चुअली देख करके। बहुत हंसता हूँ मैं एक्चुअली, बट अभी मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है आपकी सिचुएशन पर, और तो बात को समझ ही चुके होंगे आप। लेकिन अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, इस प्रेजेंट के बाद का जो फ्यूचर आ रहा है वो एक्चुअली आपके फेवर में आ रहा है। लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, शांत रहना है, थोड़ा सा कूल रहना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को चलने देना है, अपनी लाइफ को एक तरह से समझे तो ट्रैक पर लेकर आना है। जब तक आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के नहीं आते, मतलब पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पर्सनल लाइफ को मैं कहता हूँ ट्रैक पर लेकर आइए, तो ट्रैक कौन सा है? जीवन अगर आपका है तो ट्रैक आपका है। आप अपनी गाड़ी को दूसरों के ट्रैक पर चला रहे हैं या दूसरों के ट्रैक को बेटर कर रहे हैं, तो अपने ट्रैक को ख़राब भी कर रहे हैं, और अभी तक बहुत ख़राब हो चुका। जीवन में वो जो रोमांच चाहिए था, एक प्यार चाहिए था, एक अपनापन चाहिए था, एक सम्मान चाहिए था, सब हट गया, कुछ भी मिला नहीं, अकेले रह गए। वो क्या था, एक शायरी थी ना कि मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, वो वाली सिचुएशन बन गई है। तो उस सिचुएशन में अब आगे क्या करें? चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आए, पर्सनल लाइफ में इस खालीपन को कैसे दूर करें? चलिए, मैंने योगिक पाथ का जो ओरेकल डेक है इसको निकाला है आज। ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड हैं। इस कार्ड्स में बहुत सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र हैं। वे कार्ड में हैं, अपीयर हैं, शिवा हैं, सरस्वती हैं, काली हैं, और 10 महाविद्या की भी देवियां हैं।
पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये कार्ड मेरे हाथ से गिर रहे हैं, क्योंकि इनकी शफलिंग प्रॉपर जब तक नहीं होगी कार्ड रेडी नहीं होंगे। इनसे मैंने एक्चुअली केवल एक बार क्लाइंट रीडिंग करी थी और अब आपके लिए शुरू कर दिया है, तो यौगिक पाथ में भी अब रेगुलर ही चलेगा ये। देखिए अभी भी इनकी शफलिंग कंप्लीट नहीं है, ये अभी भी बिल्कुल परमिट नहीं कर रहे हैं मुझे रीड करने के लिए। हालांकि कनेक्टिविटी इनसे मेरी बन गई है, और जब मैंने ये शूट करना शुरू किया उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने इनके साथ में रिकनेक्ट करने की कोशिश की, ये चेक करने के लिए कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ या नहीं। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी हुई है, और जैसा कि मैं ज़ेन कार्ड से काफ़ी गहरी डिटेल निकाल लेता था, तो इनसे भी वैसी ही गहरी डिटेल्स आएंगी। और अब इनकी शफलिंग कंप्लीट हो गई है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए, ओरेकल यौगिक पाथ, इनसे आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है इसका नाम है काफा। इनके नाम थोड़ा डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, नाम मैं आपको बताता चलूँगा। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है तपस, यानी तपस। तपस का मतलब सीधे तपस ही हुआ। अब ये बहुत ही हिंदी में नाम है। और अगला कार्ड है समाधि, जो तीसरे नंबर पर आया हुआ है, और एक्चुअली उसको नहीं, इसी को आना हुआ है। अच्छा, चौथा कार्ड है काली, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है इसका नाम है हनुमान। तो जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड हैं। यहाँ रख देते हैं इसको, एक सेकंड। मैंने पहले ज़ेन कार्ड्स निकाले थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि यौगिक पाथ निकालने चाहिए, ताकि आपको एक्चुअली गाइड करना है कि अब किस पाथ पर आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगा यौगिक पाथ से बेटर नहीं होंगे कार्ड्स। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़े कार्ड हैं, तो दोनों ही डेक्स आज बड़ी बड़ी चल रही हैं। ओके ओके ओके। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट है। शादी आपकी होगी, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो शादी है उसके लिए पहली चीज़ तो ये जान लें कि आपकी शादी, मैंने जैसा कहा है कि कब होगी, तो उसका एक टाइमलाइन लेना है। टाइमलाइन मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ और फिर आपको बताता हूँ कि टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो इसके लिए मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं। पहला आ गया आपके लिए 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। इनको शफल करना भी अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी। ओके, तो दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स का। देखिए, शादी का समय आपका चल रहा है, और ये जो समय एक्चुअली समय जो चलना शुरू हो जाएगा। समय चल रहा है का मतलब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, पहले तो ये समझ लें। अब आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी का समय शुरू हो जाए, 4 साल यहाँ से आगे के आपके लिए पूरे होंगे। 7 ऑफ द स्वॉर्ड, एस ऑफ द पेंटिकल्स जो आए हैं ये बताते हैं कि 4 साल का समय आपके लिए होगा, जब उसके भीतर आपकी शादी हो जाएगी। और उसमें भी अगले 12 महीने जो होंगे, यानी कि अभी से लेकर के 12 महीने, ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ से 12 महीने कैलकुलेट कर लें। ये जो 12 महीने हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी मैरिज के लिए। 12 महीने का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेट 90% का होगा। इसके बाद का जो 3 साल का स्लॉट बाकी का बचेगा, 4 साल में 12 महीने पूरे होने के बाद जो बाकी के 36 महीने बचेंगे, उनका जो वेटेज है वो 50 से 60% तक ही रहेगा। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ आपने किया, सम्मान फिर भी नहीं मिल पाया, अकेलापन अभी भी आप फील कर रहे हैं। तो अब आपको ज़रूरत है अपने पथ पर बिल्कुल शांति से आगे बढ़ जाने की। हलचल ज़्यादा ना करें। आप जितना ज़्यादा अंतर्मुखी, तो आप काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों से थोड़ा घुलना मिलना भी कम हो गया है। लोगों के ताने या लोगों की बातें अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि वो लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा बन गई हैं। लेकिन अभी भी आपको अपना जो दिल कचोटता है उससे आपको आगे निकलने की कोशिश करनी होगी। अपनी जो गिल्ट है उस गिल्ट से आपको पार करना होगा अपने आप को, और एक ऐसी पोजीशन में आना होगा जहां आप अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब अपने ऊपर दया नहीं करेंगे। देखिए, आपने अपने आप को एक त्याग की पोजीशन में डाल दिया। त्याग तभी करना चाहिए जब आपके त्याग की थोड़ी सी वैल्यू हो। ठीक, बिना वैल्यू के त्याग करना समझदारी नहीं है। क्यों?
क्योंकि अब तो कलयुग लग गया है, हर चीज़ में एक तरह से समझें तो कमर्शियलाइजेशन बहुत हावी हो गया है। फिर भी अगर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये जता दें कि आप एक्चुअली उनके लिए कर रहे हैं। वहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल वाला कार्यक्रम नहीं करना है। शादी के मैटर में भी आपको अब जैसे अभी आपके माइंड में ये चलता रहता है या चलना शुरू हो गया है पिछले कुछ समय से कि अब आप अकेले रहेंगे और अकेले ही आपको लाइफ गुजारनी है, अब तो जो है ठीक है, बस पार करनी है ज़िंदगी, परिवार के लिए सब ज़िंदगी समर्पित। तो ये जो फीलिंग आ रही है ये बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन इस अच्छी फीलिंग का क्या करें? कोई समझ भी तो नहीं रहा है, कोई इस फीलिंग की इज्जत भी नहीं कर रहा, कोई इस फीलिंग के लिए आपको थैंक यू भी नहीं कह रहा कि आप एक ऐसी फीलिंग में हैं जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल एक तरह से समझें मिटा रहे हैं दूसरों को बनाने के लिए। तो जो सम्मान जीवन में प्राप्त होना चाहिए था, जब वो सम्मान नहीं मिलता तो तकलीफ भी होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही मर्सीलेसली, बिल्कुल अपने ऊपर दया ना करें। अपने ऊपर जब मैं कहता हूं कि दया न करें तो उसका सीधा मतलब है कि जो कुछ आपके अपने लिए जरूरी है उसे पूरा करें, उसे हासिल करें। लेकिन अपने आगे के भविष्य को अच्छा करने के लिए आपको त्याग की जरूरत अब नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप त्याग करना चाहते हैं या परिवार के लिए या अपनों के लिए अभी भी आपको त्याग की मुद्रा में रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है, तो थोड़ा सा सोचें कि इसका अगर वैल्यूएशन होता है, आपके त्याग को सम्मानित किया जाता है, तब तो आप त्याग करें। अदरवाइज इस चीज़ से बिल्कुल हटने की ज़रूरत है। रही बात शादी की, तो आपकी शादी तो आपको पता है बहुत पहले हो सकती थी। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसकी सीधी सी मीनिंग है कि अभी भी आपको होप है कि आपकी फ्यूचर में मैरिज हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में जो आपकी मैरिज होनी है उसके लिए आपको एक्चुअली प्रिपरेशन भी करनी होगी। जैसे थोड़ा सा समझें कि वो जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो गया है, और उस छिन्न भिन्न होने की वजह से शादी के लिए अभी आप अंदर से पूरी तरह से तैयार या प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि बस ठीक है अकेले भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से तैयार हो जाते हैं, उस मॉड्यूल को फिर से रीजनरेट कर देते हैं, रीबिल्ड अप कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने टाइमलाइन आपको बताई कि अगले 1 साल में चीज़ें पॉजिटिव हैं, उसके 3 साल तक चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो टोटल 4 साल का जो स्लॉट आपके पास है ये ज़्यादा लंबा इसलिए है क्योंकि 41 के बाद एस्ट्रोलॉजिकली स्लॉट्स नहीं होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरी चीज़ बता देता हूँ साथ साथ। जैसे अगर आपकी कुंडली में देखूँ और आपकी कुंडली के ग्रहों का अध्ययन किया जाए, मतलब मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, मैं मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल चीज़ की, किसी की कुंडली का अध्ययन किया जाए तो प्रायः उसके विवाह के 3 स्लॉट आते हैं। 25 साल के आसपास में, 29 ईयर के आसपास में, और फिर 33-34 ईयर के आसपास में। इन 3 के बाद स्लॉट्स खत्म होते हैं। इन 3 में ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। 25 के आसपास का जो स्लॉट होता है उसमें 25 से पहले या 26 से 25 का आसपास, मतलब 24, 25, 26 या उससे पहले हो जाती है। किसी किसी की कुंडली में बहुत ही जल्दी विवाह का योग होता है तो उनकी 20-22 साल में भी हो जाती है। किसी का लेट होता है तो 34-35 की उम्र चली जाती है। लेकिन अगर 35 की एज क्रॉस हो गई है तो इसके 2 रीज़न होते हैं मेनली। पहला कि कहीं आपकी लाइफ के स्टाइल में प्रॉब्लम है, आपका जो जीवन पैटर्न चल रहा है वो फिर ग्रह दशा नहीं है, वो आपका लाइफ पैटर्न ऐसा है। देखिए, ग्रह दशा का महत्व उस चीज़ में आ जाता है जब आपकी शादी ना होनी हो, कि बिल्कुल अविवाह योग बन गया है कि विवाह होगा ही नहीं, तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन जब लाइफ पैटर्न ऐसा बन जाता है तो उस लाइफ पैटर्न की वजह से भी चीज़ें टलती चली जाती। तब आपको अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करना है। लाइफ पैटर्न में सबसे पहले क्या चेंज करना है कि फोकस अपने पे लाइए। दूसरा ये चेंज करना है कि अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है तो त्याग करना बंद कर दीजिए। उसके अलावा चेंज ये करना है कि अपने साथ दया की भावना बंद कर दीजिए। जो आप अपने ऊपर कभी कभी एक दया दिखाने वाली मुद्रा में आ जाते हैं, अपने आप को सांत्वना दे देते हैं, वो सांत्वना देनी बंद करनी है। दया करनी बंद करने का मतलब यही है कि सांत्वना देना बंद कर दें कि चलो ठीक है, जो भी लाइफ है अब तो सब सही। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये सब बताने की आवश्यकता इस चीज़ की है कि आप किसी को प्यार करें, किसी के प्यार में पड़ जाएं। जी हाँ, आपके लिए ये आ रहा है। आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हो सकती है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी तो कोई पर्सन आपको प्रपोज करेगा, आपको प्रपोज नहीं करना। कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको अट्रैक्ट नहीं होना।
पहल उनकी ओर से होगी और जो पहल होगी वो बड़ी मीठी बड़ी प्यारी सी होगी। बस आपको उस पहल के साथ चले जाना है। लेकिन पहल जो होगी वो पकड़ेंगे कैसे कि पहल सही है या गलत है। तो जो पर्सन आपको पहल के लिए अप्रोच करेगा, ज़्यादातर 80% चांसेस हैं कि वो पर्सन भी अनमैरिड होगा। भले उसकी एज, अच्छा दूसरी चीज़, उसकी एज आपसे थोड़ी सी कम होगी। आपकी जितनी भी एज है 41 प्लस के लिए ये चला है, तो 41 के ऊपर जो भी आपकी एज है, आप अपनी एज से 2 साल 3 साल पीछे कर लें और उस एज ग्रुप के आसपास का पर्सन या उस एज ग्रुप के आसपास की महिला आपको अप्रोच कर सकती है, तो वो अप्रोच आपको मिलेगा और उससे पहली बार में ही आपको अच्छी फीलिंग आएगी, सिर्फ अच्छी फीलिंग आएगी। वो घंटियां वंटियां नहीं बजेंगी, वो स्पार्किंग नहीं होगा, चिंगारियां नहीं निकलेंगी प्यार में, बस आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। आपको फील होगा कि इनसे अगर दोस्ती भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, उनकी दोस्ती ही आपको चाहिए होगी और कुछ नहीं, और फिर वो चीज़ प्यार में बदल जाएगी। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज की। अगर अरेंज मैरिज में ये मामला आता है तो आप दोनों लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अरेंज मैरिज होगी। इसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा, आप दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना करें कि अगर फैमिली में ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस में नहीं आती या फैमिली की नॉलेज में ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ आपकी नॉलेज में आता है, तो अपनी नॉलेज में लेकर के भी आप इस चीज़ को ओके करके बाद में फैमिली को बता सकते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू मैरी विद दिस पर्सन। और जब अगर फैमिली में कोई कहता है कि अरे आपने अकेले से कैसे डिसाइड कर लिया, तो क्या करना है मैं ही बता दूं। चलो मैं ही बताता हूं। डांट लीजिए, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, डांट लीजिए और जोर से डांट लीजिए कि अरे भाई 40 साल पार हो गए, 41 के आसपास एज, मतलब 41 के प्लस जो भी आपकी एज है वो हो गई, अभी तक एक शादी नहीं हुई है, अब अभी भी मुझे पूछना पड़ेगा आपसे कि ये आइसक्रीम खरीद लूं पापा। ऐसे ही डांट दीजिएगा, जोर से डांट दीजिएगा, एकदम बिफर जाइए। तो कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो समझदार हो, अपने डिसीजन ले सकती हो। तो अच्छा, एक और चीज आ रही है जो मुझे सबसे लास्ट में बतानी थी, और ये एक्चुअली मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन लास्ट कार्ड मुझे काफ़ी इंसिस्ट कर रहा है कि बता देना चाहिए। और वो ये है कि अगर आपने अनमैरिड रहने का प्लान कर लिया है, बिल्कुल प्लान बना लिया है, और उस प्लान में व्यवधान हो जाता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आती है, आपको प्यारी लगने लगती है, आपको प्यार होने लगता है, तो गिल्ट में मत आइएगा, ठीक, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको अनमैरिड नहीं रहना है। अगर अनमैरिड रहना होता तो मैं आपको बता देता कि पाइल नंबर 1 आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा बोल देता। लेकिन एक्चुअली आपकी शादी हो जाएगी, अगले 4 साल के भीतर हो जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि 1 साल के भीतर हो जाए। जिनकी 1 साल के भीतर हो जाए वो एक बार इस वीडियो को वापस खोल के कमेंट में जरूर लिख दें कि शादी हो गई। थोड़ा मुझे भी सुकून होगा कि मैंने जो रीडिंग की वो परफेक्ट निकली और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आज के वीडियो का जो ये टॉपिक है ये और आज की रीडिंग ये आपको कैसी लगी, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई, क्या आपको हेल्प मिली, क्या आपको गाइडेंस मिली, इनके बारे में थोड़ी मोड़ी अगर ब्रीफ आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो बहुत थैंकफुल इसके लिए रहूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है, और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि अगर आपकी एज 41 प्लस है तो आपके लिए क्या मैसेज टैरो से हैं, आपकी शादी कब तक होगी, क्या गाइडेंस, क्या टाइमलाइंस आ रही हैं, और क्या क्या आपके लिए आता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक प्रॉपर गाइडेंस आज की रहेगी। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है मेरे पास ये है हैंग्ड मैन का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है ये है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स, और फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ये है 10 ऑफ द वॉन्ड्स, और आपके लिए जो लास्ट कार्ड आपके आया हुआ है ये है रिबर्थ। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। ओके, तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके वर्तमान समय में जो कुछ भी चल रहा है उसमें जिम्मेदारियां जरूरत से ज़्यादा हैं और अपने बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। जीवन ने आपके साथ कभी भी फेयर गेम नहीं खेला, जीवन हमेशा आपके खिलाफ रहा।
जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे थे, पहले जब आप अपने जीवन को मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि आप स्टक हो गए, और उस स्टक सिचुएशन में भी आप कूल रहे, शांत रहे, आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और चीज़ों को हैपन होने दिया, चलने दिया। और उस समय आपको ऐसा लगा कि शायद फेयरनेस फ्यूचर में आपके जीवन में आ जाए, लेकिन वो फेयरनेस आई नहीं। फिर लोगों के विरोध का, लोगों की बातों का, लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। लोगों के हर्ट होने से आप बहुत नाराज़ हुए, लेकिन उस नाराज़ होने का भी लोगों पर फ़र्क नहीं पड़ा और एक तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स में घिर गए। फिर आपने नया तरीका निकाला उस प्रॉब्लम से बाहर आने का, और वो था अपनी मुसीबतों को एक तरह से मान लेना कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये प्रॉब्लम्स लाइफ में बनी हैं और इन प्रॉब्लम्स के साथ ही अब आपको आगे बढ़ना है। इन प्रॉब्लम्स को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, ये आपने मान लिया था, और आपका मानना एक हद तक सही था कि अब आप इन समस्याओं के साथ आगे बढ़ें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई? कई बार मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि समस्याओं को ले लीजिए और साथ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब समस्याओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो समस्याओं से दोस्ती हो जाती है। लेकिन आपने समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना तो शुरू किया, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं करी, समस्याओं से दुश्मनी ही रही, और वो दुश्मनी अब आपके विरुद्ध हो चुकी है पूरी तरह से। आप ओवरबर्डन हैं, आवश्यकता से अधिक बोझ आपके ऊपर है, आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ गई हैं जो असल में आपकी हैं ही नहीं, जिस पर आपकी लायबिलिटी बनती नहीं, वो जिम्मेदारियां भी अब आपके ऊपर आ गई हैं। तो फ्यूचर आपका जो आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि आपको अपने आप को एक नए सांचे, नए रूप में ढालने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को इसी पुराने रूप में रखते हैं तो जीवन में वस्तुतः कुछ कर नहीं पाएंगे, शादी तो हो ही नहीं पाएगी, ये समझ लें। आपके लिए थोड़ा सा हार्शनेस आई है, लेकिन अगर आप एक नए ढांचे में खुद को ला सकते हैं, खुद को नए सांचे में ढाल सकते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में भी आ सकती हैं और आपके विवाह की शहनाइयाँ एक्चुअली बज जाएंगी। अब ये मैं टाइम लेने की कोशिश करता हूँ कि ये जो शहनाइयाँ हैं ये कब तक बज जाएंगी, और उसके बाद में और उसके बाद में मैं ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक जो ये है, इससे आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगा और गाइडेंस भी दूंगा। तो टाइमलाइन में आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आ रहा है, अच्छा यहाँ से आना चाहता है, ये है 5 ऑफ द वॉन्ड्स, और ये यूजलेस कार्ड है, जिसे नहीं आना था बाहर चला गया। ओके, तो देखिए आपके लिए जो टाइमलाइन आई है वो दो तरह की है। आप पहले चीज़ों को समझ लें। जैसा मैंने कहा कि अगर आप नए ढांचे में खुद को नहीं लाते हैं, नए सांचे में नहीं ढालते हैं, नए ढांचे में नहीं आते या नए सांचे में नहीं ढालते, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। और दोनों जो एक जैसी चीज़ें हैं, यानी कि अब आपको बदलाव की ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी वाइज, अपनी लाइफ में, और अपने आप में भी परिवर्तन लाना ही है। अगर ये परिवर्तन आप लेकर नहीं आते तो जीवन ऐसे ही रह सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन क्या लाते हैं, अपने आप को पुराने रूप में वापस ले जाते हैं, जैसा आप पहले थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, एक यंग एज में जब आप थे, उत्साह और उमंग में भरे हुए थे, उस तरह से अगर आप वापस आ जाते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। और तब जब चीज़ें आपके, जैसे अगर आप अपने आप को एक नए ढांचे में ले आते हैं और उस ढांचे में लाने के बाद में आप अपने आप को बिल्कुल यंग फील करना शुरू करते हैं जीवन के कठिनाइयों को, कठिन चुनौतियों को सामना करने के लिए। देखिए ये कठिन चुनौतियां वो नहीं थी जिनका आपने अभी सामना किया, ये सब तो किसी और के लिए किया गया। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं इसके ऊपर सोचें। आप जब अपने लिए काम करेंगे तो आपकी चुनौतियां बिल्कुल डिफर हो जाएंगी, और जब वो चुनौतियां डिफरेंट हो जाएंगी तो बिल्कुल आपके सामने समस्या होगी कि अब आप उनका सामना करें या वहाँ से पीछे हट जाएं। लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, पुराने ढांचे में वापस चले जाते हैं, पुराने रूप में वापस चले जाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। और आपकी शादी का जो समय है ये यहाँ से स्टार्ट है। अब इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ की टाइमलाइन जरूर आ रही है कि अगर आप नए रूप में वापस नहीं आते हैं या अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपकी शादी हो नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ जो टैरो डेक है, इससे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा और आपको बताऊँगा कि लाइफ में आपको एक्चुअली अगर शादी करनी है तो क्या करना चाहिए।
आपके लिए पहला कार्ड जो ओरेकल से मेरे पास आ रहा है ये है प्राण। एक्चुअली ये इंग्लिश में प्राणा लिखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि प्राणा क्या होता है। प्राण इसका नाम है। और दूसरा, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बार मैंने बताया था कि कार्ड्स के साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। कई बार मैं नई टैरो डेक्स मंगाता हूँ और उनके बारे में स्टडी नहीं करता, लेकिन मैं उनसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होता हूँ तो मुझे उनसे कुछ गहरी जानकारियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि अगर मैं बुक वाली जानकारी ही दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या निकला। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया है इसका नाम है संतोष, यानी कि एक तरह से जिसको कहते हैं कि अपने आप में चीज़ों को एडॉप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। संतोष का क्या मतलब होता है? संतोष को लोग कई बार कंपैशन से जोड़ देते हैं, संतोष को एक ऐसी फीलिंग से जोड़ देते हैं कि जब आप महसूस करें कि हाँ सब ठीक है, जो है सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, जो है सब सही है, वो है कि आप सिचुएशन को एडॉप्ट नहीं कर रहे लेकिन उसमें हार मान रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन ये है कि सिचुएशन को आपने एडॉप्ट कर लिया कि हाँ दिस सिचुएशन इज ओके फॉर मी एंड आई एम ओके विद दिस, तो वो है संतोष। इसीलिए कहते हैं संतोषम परम सुखम। आपके लिए तीसरा कार्ड आया है तंत्र। चौथे नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है इसका नाम है मेरा नाम आ गया कृष्ण, हालांकि मैं ये नहीं हूँ, ये तो भगवान कृष्ण है। और आखिरी कार्ड आपके लिए जो आया है ये है मणिपुर, यानी मणिपुर। मणिपुर एक चक्र होता है 7 चक्रों में से। ओके, तो ओरेकल योगिक पाथ से भी 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, अपने आप को नए सांचे में ढालना होगा। मणिपुर चक्र आपके लिए फाइनली आया हुआ है, जो कहता है कि एक्चुअली आपको अपनी एनर्जी को नए रूप में लेकर के आना होगा। जब तक आप अपनी एनर्जी को नए रूप में नहीं लाएंगे, एनर्जी जब नीचे से ऊपर उठती है, 7 चक्र के बारे में मैं कभी डिस्कस करूंगा। मेरा जो दूसरा एक चैनल मैंने बनाया है जिस पर अभी मैं स्टोरीज डाल रहा हूं, उस पर अगले हफ्ते से स्पिरिचुअल वीडियोस भी शुरू हो जाएंगी और उस चैनल पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी जो टैरो के अलावा होंगी। उस पर टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं होगी, उस पर स्टोरीज होंगी और स्पिरिचुअलिटीज होगी। तो उस पर जब मैं आपको बताऊंगा, किसी वीडियो में आऊंगा और आपको बताऊंगा, एक एक चक्र के बारे में एक एक पूरा वीडियो होगा। मतलब वो 7 वीडियो का पूरा सेट बनाने का सोचा हूँ। पहले सोचा था 1, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि 7 सेट बनाऊं, तो पूरी डिटेल दूंगा। मणिपुर चक्र जो है, जब ये अब मैं स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी और समझाने का इतना समय नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना है, प्राण आपके लिए आया है, संतोष आया है और तंत्र। ये 3 कार्ड जो आपके लिए आए हैं ये बताते हैं कि अब आपको अपने आप को एक्चुअली आगे निकालना होगा। तंत्र का जो कार्ड है, ये इस तंत्र के कार्ड में भगवान शिव और जगत माता पार्वती, जिन्हें हम जगदम्बा कहते हैं, उन दोनों की इमेज एक साथ बनी हुई है, क्योंकि आगम शास्त्रों के अनुसार शिव और पार्वती के संवादों को ही तंत्र शास्त्र कहा जाता है। इस पर भी मैं कभी बताऊंगा आपको डिटेल में कि तंत्र क्या है, आगम क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोचता हूँ कि थोड़ा मोड़ा ज्ञान आपसे शेयर करूँ जो मेरा है 2-4% का। आपको अपने आप को सिचुएशन के साथ सिंक करना होगा। अगर आप सिचुएशन के साथ सिंक नहीं करते हैं तो आप जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे, जीवन में और तरक्की नहीं कर पाएंगे। कृष्ण आपको कहते हैं। अब कृष्ण, चूंकि ये चौथे नंबर पर कार्ड आया हुआ है कृष्ण, और यहाँ पर कार्ड आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। 10 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड और कृष्ण का जो ये इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुने। अर्जुन अपने आप में आवश्यकता से अधिक बोझ महसूस कर रहे थे महाभारत के युद्ध के समय, पहले दिन, और उस बोझ को उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं इन्हें कैसे मारूं, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ताया हैं, चाचा हैं, नाना हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे पुत्र लगते हैं, कोई पौत्र लगता है, मैं कैसे इनकी हत्या कर दूं, कैसे इनके ऊपर हथियार उठाऊं। तो अर्जुन वस्तुतः वहां पर दया की भावना में नहीं था, कंपैशन की भावना में भी नहीं था। कंपैशन मीन्स करुणा। अगर अर्जुन करुणा की भावना में होता, कंपैशनेट हो जाता, तो कृष्ण कहते कि वेल एंड गुड अर्जुन, तुम इस समय जिस करुणा को महसूस कर रहे हो, इससे बड़ी संसार में कुछ भी नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि करुणा, अगर तुम करुण हो गए, दूसरे के दुख को देख करके तुम करुणावान हो गए। करुणा एक ऐसा शब्द है जिसके लिए इंग्लिश में कंपैशन यूज किया जाता है, बट कंपैशन इज सिमिलर टू द करुणा, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है।
कंपैशन का मतलब होता है दूसरा जो फील कर रहा है वो आप फील कर जाएं, लेकिन करुणा वो नहीं है। दूसरे की फीलिंग को फील करना करुणा नहीं है। करुणा का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति के सिचुएशन के हिसाब से आपके मन में आ रहे परिवर्तन जो उसके प्रति आपके अंदर एक संवेदनाएं पैदा कर देते हैं। आपको दुखी नहीं कर रहे हैं, आप दुखी बिल्कुल नहीं है। बुद्ध करुणावान थे, बुद्ध दुखी नहीं होते थे। रोते हुए को देख करके बुद्ध रोने नहीं लगते थे, फीलिंग में नहीं आ जाते थे, बुद्ध करुण हो जाते थे। भगवान राम करुणावान थे। भगवान राम ने जब अहिल्या का उद्धार किया तो वो करुणा थी। उन्होंने शबरी का उद्धार किया तो करुणा थी। शबरी के दुख में दुखी नहीं थे। शबरी इतने साल से इंतजार कर रही थी और राम आए तो राम उसके दुख में दुखी हो गए कि हाँ मैया तुम इतने साल से इंतजार कर रही हो तो मैं भी थोड़ा रो लूं। नहीं, राम रोए नहीं, राम करुण हुए। तो करुणा बिल्कुल अलग है। तो कृष्ण, अगर अर्जुन करुणावान हो जाता तो कृष्ण कहते कि हे पार्थ, ये सबसे परम धर्म हो गया है, अब तुम करुणावान हो, चलो सन्यास की ओर निकल चलो। कुछ नहीं रखा इस जगत में, सचमुच इनको मारने की जरूरत नहीं। अर्जुन तो यही कह रहा था। अर्जुन कह रहे थे कि मुझे सन्यास में चले जाना चाहिए, मैं तो छोड़ देना चाहता हूं ये राज्य, ये वैभव, ये सुख, ये संपदा, ये धन। लेकिन कृष्ण के सामने अर्जुन ने ऐसा कहा कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। और क्यों छोड़ना चाहता हूं? क्योंकि मैं इनको मारूं कैसे। वहां पर अकर्म का भाव आ गया। किसका भाव आया? अकर्म का, कर्म ना करने का, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का भाव आया। और जब जिम्मेदारियों से भागने का भाव आया तो कृष्ण ने उसे जिम्मेदारियों का एहसास कराया और उसके लिए लॉजिक्स दिया। और वो जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, वो तो सिर्फ लोगों को मारें या ना मारें ये पूछ रहे थे। तो कृष्ण को इतना बड़ा ज्ञान देने की जरूरत क्या थी? तो उसके बारे में भी मैं अपने दूसरे चैनल पर चर्चा करने वाला हूं। बहुत जल्दी गीता का भी अध्याय शुरू होगा। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं कि अब जिन जिम्मेदारियों के बोझ के तले आप दबे हुए हैं और जो जिम्मेदारियां वस्तुतः आपकी नहीं है, उनसे मुक्त होने की जरूरत है। आपको अपने आप को एक्चुअल कर्म में लगाना है। कर्म और जिम्मेदारियां दोनों अलग अलग चीज हैं। जिम्मेदारियों में कभी कभी क्या होता है कि वो जिम्मेदारियां भी आप ओढ़ लेते हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने हाथ पैर सब फंसा रखे हैं उसमें। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, छोड़ दीजिए लोगों के ऊपर। अब आप सोचेंगे अगर छोड़ दिया तो अगला कर नहीं पाएगा। कृष्णा जी, आपने तो यूट्यूब पे बैठ के बोल दिया कि छोड़ दे, दे दे जिम्मेदारियां जिसकी जिसकी हैं। अब दे दूंगा तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो वो अगर नहीं कर पाएंगे तो ये उनका लाइफ स्पैन है, समझ रहे हैं? अब आप जिंदगी भर थोड़ी करेंगे। आप जिंदगी भर रहें, अजर अमर हो जाए तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कभी ना कभी उनको वो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बेटर है कि अभी ले लें। तो कृष्ण आपको कहते हैं कि नई चीजों के लिए तैयार हो जाएं। कृष्ण हमेशा नई चीजों के लिए तैयार थे। कृष्ण के पूरे जीवन चक्र के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा कभी, तो बताऊंगा कि कृष्ण से ज्यादा वर्सेटाइल पर्सन इस पूरे धरती पर अभी हुआ ही नहीं। वो अब उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो वो बहुत लंबा जाएगा। तो यहां पर आपके लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे खुद को दबाकर मारने से बेहतर है कि उनका बोझ उतार दें और आगे बढ़ जाएं। तो हे पार्थ, आगे बढ़ो और अपने जीवन को संवारो, क्योंकि अभी आपको आपका जीवन दिया गया है संवारने के लिए, और वही कर्म है आपका, वही कार्य करना है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो बता दिया, दूसरे आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अब अपने आप को फैमिली और बाकी रिलेशन के इमोशंस में नहीं डालना है। लोग आपके बारे में क्या बातें कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। 7 ऑफ द वॉन्ड्स इंटरप्रेट करता है संतोष अकार्ड के साथ में, जो कहता है कि जो भी लाइफ में बुरा है, जो लोग खिलाफ हैं, जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग आपकी खिंचाई करते हैं, जो लोग आपको बुरा भला समझते हैं या कहते हैं, वो कहते हैं। आप उनका मन थोड़ी बदल लेंगे, तो उनको उनके कहने पे छोड़ दीजिए। अब अगर इसको मैं अपने मोड में कहूँ, जैसा कि मैं भी कृष्ण हूँ, तो मैं कहूँगा हाथी बन जाइए। हाथी की कहानी सुनी है ना? हाथी मस्त होके जाता है, सुनता नहीं, वो पीछे से चालू रहते हैं। जानते हैं ना कौन चालू रहते हैं? तो जो चालू रहते हैं उनको चालू रहने, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, खुद को हाथी फील करिए। और अगर जरूरत पड़े तो बोल दीजिए कि आई एम लाइक एन एलिफेंट, और मैं परवाह नहीं करता, मैं तो हाथी हूं जी। हाथी अपनी जगह जा रहा है जहां जाना है, आप करो जो आपको करना है, बस। लेकिन अब मणिपुर का जो कार्ड है, ये आपसे जो कहता है उसको ध्यान से समझें। जब तक एनर्जी वाइज आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर देते, जैसा मैंने भी बताया, रिबर्थ का कार्ड कहता है पुराने फ्रेम में वापस जाना है, लेकिन मणिपुर का कार्ड कहता है कि सिर्फ पुराने फ्रेम में वापस नहीं जाना, एनर्जी के साथ जाना है। अपनी एनर्जी जो कि लॉस हो रही थी,
जब मूलाधार से एनर्जी ऊपर उठती है तो वो अलग अलग चक्रों से होती हुई निकलती है, ठीक है, और एनर्जी ऊपर उठती है। कई बार कुछ गलत जानकारी की वजह से कुछ लोग, अच्छा मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब एक चीज़ बता दूं चक्र के बारे में, अगर गलती से आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें सहस्रार की एनर्जी को आप नीचे लेकर आ रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। वो प्रयोग बिल्कुल वहीं रोक दें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। सहस्रार की एनर्जी को नीचे लाना नहीं होता, मूलाधार की एनर्जी को ऊपर ले जाना होता है, इसलिए कुंडलिनी को ऊपर ले जाते हैं। तो अब उसके बारे में जब मैं डिटेल बताऊंगा तब पूरी बातें बताऊंगा। तो अभी आपको ध्यान देना है कि अपने आप की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। दैट मीन्स अब आपको पहले से ज़्यादा थोड़ा एनर्जाइज्ड फील करना है और हो जाना है। आप जो डल होते जा रहे हैं वो री एनर्जाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन यही आई है। आप फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा बहुत आसानी से। आपको अपने आप को उन जिम्मेदारियों से मुक्त करना है जो आपकी वस्तुतः नहीं है, लेकिन आपने उनको अपने कंधे पर उठा रखा है। आज़ाद हो जाएं और छोड़ दें। अगली जो परेशानियां, जो समस्याएं आपने अपने साथ में ली हैं, तंत्र का कार्ड है जो इंटरप्रेट कर रहा है 6 ऑफ दी स्वॉर्ड्स के साथ में। तंत्र अपने आप में बहुत ही वास्ट चीज है। तंत्र और तांत्रिक को समझना, तंत्र क्रियाओं को समझना। अब तो ये ब्लैक मैजिक वालों ने, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, इन्होंने तंत्र को बदनाम कर दिया। इनको एक्चुअली कुछ आता जाता नहीं है। वुडू, ब्लैक मैजिक, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, कमर्शियलाइज कर दिया हर चीज को, सब कुछ बिक रहा है आजकल। तो तंत्र को उन चीजों से ना जोड़ें। ब्लैक मैजिक इज डिफरेंट थिंग, तंत्र इज डिफरेंट थिंग। जब मैं तंत्र के बारे में बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैं कितनी चीजों के बारे में बोलना है, मैं सबकी लिस्टिंग कर रहा हूं, तो मुझे एक एक चीज करके कैसे करनी है वो मैं आपको दूंगा। इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो तंत्र कहता है कि वो जो बुरा है एक्चुअली बुरा नहीं है। तंत्र किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानता। जब तंत्र के बारे में अभी मैं 2 लाइन में क्लियर करता हूं, मैं डिटेल बताऊंगा। तंत्र किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानता, इसलिए तंत्र में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का महत्व नहीं है। तंत्र शुद्ध और अशुद्ध दोनों की वैल्यू भी नहीं करता। तंत्र सिर्फ इस बात की वैल्यू करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपका माइंड सेट कैसा एक्चुअली अडॉप्ट कर रहा है चीजों को। तो यहां पर 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहता है कि प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट करना है, उसके साथ झगड़ा करना नहीं है। प्रॉब्लम को साथ लेकर तो चल दिए हैं, लेकिन उसके साथ झगड़ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को अडॉप्ट कर लें, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जैसा मैंने भी बता दिया संतोषा के बारे में और 7 ऑफ द वॉन्ड्स के बारे में, तो बता ही चुका हूं कि वो लोग जो बोल रहे हैं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको आप दूसरा प्राणी समझ लें, खुद को हाथी समझ लें। और क्या बचा, जिस तरह से शुरुआत में आपने अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डालने के बावजूद कूल रखने का प्रयास किया कि ठीक है मेरी लाइफ में जो होगा देखेंगे, मैं सबकी जिंदगी बना दूं, वो नहीं करना, छोड़ दीजिए। किसी की जिंदगी विंदगी नहीं बनानी, आप भगवान नहीं है, सिर्फ नॉर्मल साधारण से इंसान है जो अभी यूट्यूब बैठकर देख रहे हैं। तो हम सभी नॉर्मल हैं, मैं भी नॉर्मल इंसान आपके सामने यूट्यूब पर बैठा हूं, आप नॉर्मल इंसान मुझे देख रहे हैं। तो अपने आप को नॉर्मल इंसान समझें, कुछ बनने और बनाने की कोशिश ना करें, अपने जीवन को बनाएं, अपनी एनर्जी को परिवर्तित करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन में विवाह लिखा भी है और नहीं भी। अगर एनर्जी को परिवर्तित नहीं करते तो विवाह नहीं होगा, एनर्जी को परिवर्तित करते हैं तो विवाह होगा। और आपकी जो है वो अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं। या इसको दूसरे ढंग से समझा दूं कि आपकी पहले मैरिज हो जाएगी फिर आप प्यार करेंगे, ऐसा भी समझ ले। कोई पसंद आया, बातचीत होगी तो शादी की बातचीत हो जाएगी और फिर आपका काम सेट। लेकिन अपने आप को इस चीज से पीछे न लाएं और वो बोझ अपने सिर से उतारें ताकि आप जीवन के आनंद को ले सकें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप 41 से प्लस हैं और आप मेरे फैन हैं, या चलो मैं फैन नहीं कहता यार, गलत लैंग्वेज हो जाती है ना, आपको मैं पसंद हूँ, आपको मैं अच्छा लगता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, आप मुझे फ्रेंड समझते हैं, और आपको लगता है कि आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनकी एज 41 पार हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। ऐसे ही भेज दीजिए ताकि कुछ तो मदद हो जाए, हंसी मजाक में भेज दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को, मतलब आज का जो ये सेकंड पाइल का वीडियो है, मतलब ये सेक्शन, इसको यहीं क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में पाइल नंबर 2 आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को मैं मिक्स कर लेता हूँ, यानी कि शफलिंग कर लेते हैं।
ओके, एक और बार। पहला कार्ड आपके लिए द चैरियट, इसको चैरियट भी कहते हैं। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। जो ये चैरियट का कार्ड है ये 8वें नंबर का कार्ड है, 7वें नंबर का कार्ड है मेजर अरकेना से। तो वो मेजर अरकेना से था और ये आया माइनर से। मेजर अरकेना से अगला कार्ड आपके लिए आया है टावर, द टावर। फिर आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए आ रहा है एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं आपके लिए। अब इस डेक को, ड्राइड क्राफ्ट को हटा देते हैं। ओके ओके ओके। तो पाइल नंबर 3, शादी का मामला आपका अटका हुआ है। 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी। अब मैं हंस क्यों रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मैं प्रेजेंट बताने वाला था, फिर मैं पास्ट देखने वाला था, लेकिन जो फ्यूचर वाला कार्ड आया है ना, इसने चीख के कह दिया कि बस 1 साल के अंदर, 1 साल 12 महीने। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहां से 12 महीने काउंट करें। 12 महीने के अंदर आपकी शादी होने की पुरजोर संभावना है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। ध्यान रखेंगे ना लाइफ में, क्योंकि जो गलतियां वगैरह करी हैं वो भी आपको थोड़ी मोड़ी बता दूं, याद दिला दूं, ताकि आप उन्हें दोहराएं नहीं, दोबारा ना करें। और आपके लिए कुछ गाइडेंस अभी मैं निकालूंगा। इससे ये है ओरेकल योगिक पाथ, इस टैरो डेक का नाम है। थोड़ी सी डिफरेंट डेक है और आज मैं इस डेक को भी यूज़ कर रहा हूँ। जैसा आपने देख लिया होगा काफ़ी बड़े बड़े कार्ड्स हैं। ये है ड्राइड क्राफ्ट टैरो। तो चूंकि ये 41+ के लिए रीडिंग चल रही है, तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे खींचनी चाहिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व करनी चाहिए, इसलिए ओरेकल कार्ड्स भी लेकर के आया हूँ आज। तो 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी, बट आपको ध्यान क्या रखना है, उससे पहले आपकी कुछ गलतियां याद दिला दूं। आप सिचुएशन के सामने हार मान गए। आपने मान लिया कि जो जीवन में आपके चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आपका एक फैसला गलत हो चुका था। उस एक गलत फैसले की वजह से आप आगे बढ़ गए। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के चक्कर में, अपनी पर्सनल लाइफ को आगे ले जाने के चक्कर में, या दूसरों को फुलफिल करने के चक्कर में, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं साइमल्टेनियसली। इन दोनों चीजों के चक्कर में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज में डाल दिया। लेकिन आपने फाइट भी करी और अच्छी फाइट करी, जीवन में जीत हासिल करी, आगे बढ़े, लेकिन अपनी नींव को मजबूत करना भूल गए। लोगों की करी, लोगों को हेल्प करा, दूसरों के बारे में प्लान किया, दूसरों की लाइफ को संवारा, इन सब चीज का कोई फायदा नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में पानी बह गया, नेकी आपकी चली गई आगे। कभी ऐसा सोचा है? कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी तो दरिया में चली गई, उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नेकी करके जमीन में दबा दिया होता तो वहां से शायद पौधा निकलता और उस पौधे के पेड़ बन जाता और उसकी छाया में आप बैठते। तो कभी कभी अपने लिए भी नेकी करनी चाहिए। नेकी करके दूसरों के लिए फायदा हमेशा दिया, लेकिन अपने लिए क्या लाभ दिया? खुद के लिए भी तो कुछ कर ले, खुद के बारे में भी सोच लीजिए। ठीक है, आप अपने जीवन में फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को और संवारने के लिए जितना ज्यादा प्रयासरत रहे हैं, भले वो अब आप कहेंगे मैंने अपने लिए तो किया नहीं। अपने लिए किया या दूसरे के लिए किया? किया तो किया आप ही ने ना। कैरियर तो आपने ही बनाया, इन्वॉल्व तो आप ही हुए पैसा कमाने में। भले वो अपने लिए किया या दूसरों के लिए किया, क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन किया आपने। तो अब जरूरत क्या है? एक्चुअली अब अपने लिए करना है, इंटेंशनली अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। पाइल नंबर 3 आपके लिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो रीडिंग है ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचने वाली, क्योंकि मुझे कार्ड्स जो बता रहे हैं वो बहुत ही पिन पॉइंटेड बात बता रहे हैं। बड़ी डिटेल में ये नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल की जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा। इनको बस क्लूज दे दो, ये पकड़ लेंगे और चीजों को समझ लेंगे। तो जहां आप नहीं समझ पाएंगे मैं डिटेल भी दूंगा। वैसे देखता हूं कि ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और ये कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो इन कार्ड से भी जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको मैं आपको बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन में देखता हूँ क्या आता है। ओरेकल कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड आया है जिसका नाम है मणिपुर, यानी कि मणिपुर चक्र।
दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है इसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जो कार्ड आया है इसका नाम है भक्ति। बढ़िया कार्ड है, बिल्कुल स्पिरिचुअल कार्ड है, अलग, इसलिए मैंने इसको मंगवाया था। और चौथा कार्ड आपके लिए है, इसका नाम है सहस्रहार, जो सिर पर होता है, 7वां चक्र सहस्रहार। आपके लिए लास्ट में जो 5वां कार्ड आ रहा है इसका नाम है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम न सुना हो। ये देवी हैं जिनको ललिता त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। इनके ऊपर सौंदर्य लहरी नाम की पूरी पुस्तक आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी थी, जिसमें 101 श्लोक हैं। एक्चुअली 100 श्लोक हैं, 101 नहीं है, सॉरी, 100 श्लोक हैं। और मैंने उसके बारे में एक बार बताया था कि उसके 46 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। तकरीबन 1200 से ज़्यादा उसकी जिसको टीका कहते हैं, संस्कृत में जब अनुवाद होता है तो टीका कहते हैं। टीका का मतलब उसकी मीनिंग निकालना। तो 1200 से ज़्यादा अलग अलग मीनिंग्स उसकी निकाली जा चुकी हैं और अभी भी शोध का विषय बना हुआ है स्कॉलर्स के लिए, शास्त्रियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें से वो नहीं निकाल पाए जो उसमें एक्चुअली कहा गया है, पकड़ नहीं पाए हैं। शंकराचार्य के कथनानुसार उन्होंने आगम शास्त्रों का पूरा निचोड़ सौंदर्य लहरी में डाल दिया था। सौंदर्य लहरी के एक श्लोक में, चूंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी आई हैं तो थोड़ा इनके बारे में बता दूं। सौंदर्य लहरी के एक श्लोक में आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि हे माता, अपने चरणों को पीछे कर दीजिए, क्योंकि ये जो देवता आपके सामने नतमस्तक होने आए हैं, इनके मुकुट बड़े तीखे हैं, आपके पैरों में लग जाएंगे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा जो आपके सामने आए हुए हैं। आगे उस श्लोक में कहते हैं आचार्य कि हे माता, ये सारे देवता जो अमृत पिए हुए हैं ये मर जाएंगे, काल के गाल में समा जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, 1000 चतुर्युगों का इनका एक दिन होता है, कल्प की समाप्ति पर ये भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप और शिव रहते हैं, क्योंकि शिव सदा शिव हैं और आप तो आप हैं। तो खैर उस पर नहीं जाते, कभी त्रिपुर सुंदरी के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल चीजें आई हैं। अब आपको फोकस सिर्फ अंदर लेकर जाना है। अभी आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एज 41+ है, दैट मीन्स आपने पाइल नंबर 3 चूज करी है, तो दैट मीन्स कि आप अपने जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अशांति है। आपको लगता है शायद आपकी शादी नहीं हुई है, इस वजह से भी अशांति हो गई होगी। आप करना चाहते हैं, आपको शादी करनी है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आई है, लेकिन पूरी स्पिरिचुअलिटी आपको मना नहीं कर रही कि आपको शादी नहीं करनी। शादी का स्पिरिचुअलिटी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसको समझें, ठीक है। कोई मनमुटाव नहीं है। महाराजा जनक बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, उनको विदेह कहते हैं। वे महर्षि जनक थे और फिर भी राजा थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सीता उनकी बेटी थी। तो स्पिरिचुअलिटी का शादी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसलिए शादी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और आपके लिए शादी का समय मैंने बता दिया, 1 साल का है। लेकिन अब आपको करना क्या है वो ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपने आप में थोड़ा सा कॉन्शियस होना है कि आप अपनी इनर ग्रोथ को कैसे करें। जब मैं यहाँ इनर ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो उसमें आपके अंदर और बाहर दोनों की ग्रोथ इन्वॉल्व है। भविष्य में आप अपने आप को जैसा भी बनाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो सारी चीजें एक्वायर और अचीव हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ना तो खुशियां आ रही हैं, ना तो शांति आ रही है। पता है आपको कि अगर ये सब हासिल कर ले जाऊं, जो मैं चाह रही हूं, जो मैं चाह रहा हूं, तो भी मेरा जीवन अच्छा नहीं रहेगा, जीवन खुशहाल नहीं रहेगा, जीवन में संतोष नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने आप से झगड़ना बंद करना है, अपने आप में स्थिरता लेकर आनी है। स्थिरता लाने के लिए आपको जो घटनाएं आपके जीवन में चल रही हैं उनको एडॉप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। स्वीकार की भावना ले आए। स्वीकार की भावना से चीजें अंदर आ जाती हैं, स्वीकार हो जाता है। स्वीकार का मतलब किसी चीज को मान जाना। मानना ही सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं मानिए तो भगवान है, नहीं मानिए तो पत्थर है। ठीक, तो पहले तो मानिए, मानेंगे तब परिवर्तन होगा, हृदय में, मन में परिवर्तन होगा। दूसरा, आपके लिए भक्ति का कार्ड आया है, आपके लिए सहस्रार का कार्ड आया है और ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट में देना चाहती हैं, वो अभी नहीं कह रही हैं। तो भक्ति का और सहस्रहार का कार्ड, साथ ही प्राणायाम का और मणिपुर का कार्ड,
जो ये चीज़ें हैं ये इंटरप्रेट कर करके बता रहे हैं मुझे कि जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत गलतियां करी हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, उन गलत डिसीजंस की वजह से आपकी लाइफ बड़ी ख़राब हुई है, आपको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा, तकलीफ सहनी पड़ी है, तो ये सब आपके लाइफ का एक तरह से पार्ट था, हिस्सा था, और ये ज़रूरी था। आपके जीवन के उस अंधकारमय समय को खत्म करने के लिए ये एक्चुअली ज़रूरी था। तो उस अंधकार में समय को जब खत्म होना है, तो कोई भी चीज़ जब खत्म होती है तो नष्ट होती है, समाप्त होती है। जब समाप्त होती है तो तकलीफ होती है लोगों को, क्योंकि हमारा जुड़ाव बहुत रहता है चीज़ों से। अगर पेन की इंक गिर जाए, या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके पेन गिरे और उसके ऊपर से कोई गाड़ी कुचल के चली जाए, भले 2 रुपए की पेन हो, तकलीफ बड़ी हो जाती है, अरे यार मेरी पेन, समझ रहे हैं? तो जीवन ऐसा ही है और हमारा मन ऐसा ही है। फिर वहाँ माइंड में ये नहीं था 2 रुपए की थी फिर खरीद लेंगे, पहले तो तकलीफ हो जाती है, बाद में आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं दूसरी ले लेंगे। तो जब आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं दूसरी ले लेंगे, तो आपने उस पेन की उस सिचुएशन को जो वो चकनाचूर होगी उसे अडॉप्ट कर लिया। अगर अडॉप्ट नहीं करते तो आप दूसरे की ओर नहीं बढ़ते, आप उसी पर रुके रहते कि अरे अब तो रोना धोना सिर पीटना शुरू किए तो टूट गई टूट गई टूट गई। तो वो रोना धोना बंद कर दें, चीज़ों को स्वीकार कर लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दूसरी चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ें लाइफ में अच्छी आ रही हैं, अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ना है। आपको अपने आप में एक ध्यान की क्रिया भी करनी है, जो मेडिटेशन आपके लिए आ रहा है। आंखें बंद करना है, बैठ जाना है, चुपचाप बैठ जाना है, कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है। अपने माइंड को, मैंने मेडिटेशन टेक्निक में कई सारी टेक्निक्स बताई हैं, एक मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। शांत बैठना है और अपने मन में सिर्फ आपको किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है। मन को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना नहीं, आपका दिमाग खुद से सोच लेगा। अपने दिमाग को रोकना भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठ जाना है। आंखें बंद, बैठ गए, मामला खत्म। जब बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मामला वहीं रुक जाएगा। तो दिमाग दौड़ना शुरू करेगा और आपको उसे विटनेस की तरह वॉच आउट करना है। माइंड का भागना दौड़ना कुछ समय में कम हो जाएगा और आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपसे त्रिपुर सुंदरी जो कहती हैं वो ध्यान से सुनें। ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है जो बताता है कि आपके जीवन में आपके लिए भी चीजें बहुत बेहतर हैं भविष्य में, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। जब आपकी अपनी ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है तो इसमें आपकी पर्सनल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, हर तरह की ग्रोथ इन्वॉल्व है। हेल्थ वाइज कॉन्शियसनेस आपको लानी है, अपने रूटीन को सही करने की ज़रूरत है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है उन चीज़ों में जो चीज़ें आपको एक्चुअली पसंद हैं, जो जीवन में आप करना चाहते हैं। अगर आप घूमना भी चाहते हैं तो प्लान कर लें, टारगेट बना लें कि कहाँ कहाँ जाना है। पूरा एक लेखा जोखा 5 साल का बना लीजिए कि मुझे इन इन जगहों पर इस साल में जाना है। पैसे आपके पास हों या ना हो, प्लान बनाने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। मैं तो प्लान बनाने को कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ प्लान बनाइए और टिकट बुक करिए। नहीं, टिकट बुक करने को नहीं कह रहा हूँ, फिर सिर्फ प्लान बनाइए। जब आप प्लानिंग करेंगे तो उसके आगे टाइमिंग लिखिए, डेट्स लिखिए या मंथ लिखिए, ईयर लिखिए कि इस साल मैं जाऊंगा वहाँ, इस साल मैं जाऊंगी वहाँ, इस साल वहाँ। प्लानिंग कर लीजिए 5 साल की, वो चीज़ें भी अचीवेबल हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है कतई, उसका मैं आपको बता देता हूँ जो ध्यान रखना है, तभी आप शादी तक जा पाएंगे। कोई भी महिला आपके जीवन में आपके जीवन को परेशान कर रही हो, आपका उससे किसी भी प्रकार का संबंध हो या ना हो, लेकिन वो आपको तंग कर रही हो या वो आपकी लाइफ को हेल बना रही हो, थोड़ी तकलीफ दे रही हो या ढेर सारी, किसी भी कंडीशन में अपने मन में उसके बारे में जितना भी अच्छा या बुरा आप सोचना चाहते हैं सोचें, जो भी पॉजिटिव निगेटिव आपके माइंड में चलता है वो चलाएं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से उसके बारे में कोई भी नकारात्मक बात आपको नहीं कहनी है। क्योंकि अगर तीसरे व्यक्ति से आप नकारात्मक बात करते हैं तो आपकी फीमेल एनर्जी डाउन हो जाएगी। 2 एनर्जी होती है, मेल फीमेल, सभी इंसानों में, लड़कों में भी लड़कियों में भी। अगर एक एनर्जी डाउन हो जाए, जिसे यिंग यांग कहते हैं चाइनीज में, यिन एनर्जी यांग एनर्जी, और उसको इंग्लिश में पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब आप जिसको पॉजिटिव मानना चाहें उसको पॉजिटिव मान लें, जिसको नेगेटिव मानना चाहें नेगेटिव मान लें। हर व्यक्ति में एनर्जी होती है, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष एनर्जी होती है। एनर्जी फेमिनिन होती है, एनर्जी मस्कुलिन भी होती है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ी सी डाउन चली रही है या चली जाएगी अगर आप बिचिंग करते हैं तो उस एनर्जी को बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचाना है। आप महिला हैं तो भी ये नियम आप पर लागू है, पुरुष हैं तो भी ये नियम आप पर लागू है। तो अपनी फीमेल एनर्जी को बिल्कुल डाउन नहीं करना, इसको ध्यान में रखना है। और अंत में
आप अपने आप को कितना भी डिप्रेस फील करें, कितना भी मन आपका विचलित हो जाए, किसी से कहिएगा नहीं, अपने तक रखिए। अपनी बातें कहने से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लगता है, कई बार आप इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उस इनसिक्योरिटी में आपको नहीं डालना अपने आप को। लेकिन अगर मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है किसी से कहकर मन हल्का हो जाएगा, तो एक पेपर पेन लिखिए, सब कुछ लिख डालिए। लिखने के बाद पेन रख दीजिए, उस पेपर को धीरे धीरे बड़े ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका मन हल्का फील करेंगे। फिर उस पूरे पेपर को अगर संभव हो तो जला दीजिए, संभव ना हो जलाना तो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े उसके करके फेंक दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। बारीक बारीक टुकड़े इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई उसको सेलो टेप लगाकर जोड़कर पढ़ ना ले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पाइल नंबर 3, मुझे उम्मीद है आप बातों को समझ गए होंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं होने देंगे, अपनी फेमिनिन एनर्जी को डाउन नहीं होने देंगे। तो आज आपके लिए रीडिंग यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे एक और नए टॉपिक के ऊपर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।